कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हुए हम लोग 4 नंबर तक पहुंच चुके थे। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) = k संतत है। मतलब ऐसे बिंदुओं की आपकी जांच करनी है जिन पर हमारा दिया गया फलन, जो कि एक अचर फलन है, ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो, अभी 1 से लगाकर 4 नंबर तक के जो एग्जाम्पल्स थे आपके, उनमें आपको क्या दिया जाता था? एक फलन दिया जाता था और उसके साथ x की एक वैल्यू दी जाती थी, और आपको ये चेक करना रहता था कि उस बिंदु पर दिया गया फलन संतत है या नहीं है। आज इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? आज इस क्वेश्चन में हुआ है, केवल इतना बता दिया गया है, फलन दे दिया गया और आपसे ये पूछा गया कि आप बताइए ये फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस पर आज आपको बिंदु नहीं दिया कि किस बिंदु पर आप चेक करें। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ग्राफ से मैं आपको बताऊं कि कैसे करेंगे। देखिए, और आप पहले ही पहचान जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफिकल मेथड, ये जो एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = k, और k यहां पर क्या है? कांस्टेंट नंबर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अचर फलन, क्योंकि इसके इस साइड का टर्म कैसा है? कांस्टेंट। f(x) को क्या लिख सकते हैं? y, और k क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। बाई चांस हमने ले लिया 2, कांस्टेंट ही तो लेना है आपको, 2 ले लेते हैं। अब इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। बताइए, ये किसकी समीकरण है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला? क्या है ये? बताइए। y = 2 किस चीज की इक्वेशन है? नहीं याद आया? आप एक चीज याद करो, आपको 2 समीकरणें बताई गई थे, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये किसके समांतर रेखा का समीकरण है? x अक्ष के समांतर रेखा का। अब याद आया? तो y = k, ये y x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। अगर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है तो ये ऐसे चली जाएगी, तो f(x) = k, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये लाइन है और लाइन है तो ये इधर भी जाएगी और इधर भी जा सकती है अप टू इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताइए, इसका कर्व हमने बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया हमने। ग्राफ से आपको क्या लग रहा है? ये जो फलन है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए? होना तो कॉन्टिन्यूअस चाहिए, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड तक अगर हम जाते हैं तो हमको कहीं पर भी किसी भी जगह पर पेन उठाना नहीं पड़ेगा, ग्राफ ऐसा ही बन जाएगा। इसलिए इसको कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये हमने कैसे देखा? ग्राफ से। पर कैलकुलेशन से हमको बताना है, कैलकुलेशन करके दिखाना है कि कैसे करेंगे आप। और खासकर उस जगह जब हमको ये भी नहीं बोला गया कि आप किस बिंदु पर चेक करें। अभी तक 1 से 4 नंबर तक के सवालों में आपको बता दिया गया था कि आप 0 पर चेक करो, 1 पर चेक करो, 2 पर चेक करो, ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं गया है। तो क्या करेंगे आप? अगर कुछ बोला नहीं गया है तो हम कुछ भी मान लेते हैं। x को आप कुछ मान लो, मान लिया x = c, कुछ भी मान लो, कुछ भी चीज ले लो आप। यहां लिख लेते हैं, माना x = c। ये एक रियल नंबर, ठीक है, हमने c मान लिया। अब देखो बेटा ध्यान से, क्योंकि x = c हमने माना है, और c क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या। इतना समझ आया? अब अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया क्या कि ये जो फलन है वो c पर कॉन्टिन्यूअस है,
तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि ये वाला फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कॉन्टिन्यूअस है। हर रियल नंबर के लिए कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। बस यही तो प्रूव करना है हमको, या यही तो हमको ला के दिखाना है। समझ में नहीं आई बात? एक बार फिर से अच्छा सुनिए। x को हमने क्या मान लिया? c, और c क्या है? एक वास्तविक संख्या। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फलन c पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस है। और अगर हम इस पर संतत प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा कि दिया गया फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बस इतना सा हो जाएगा। इसलिए हमने x को क्या मान लिया? c। हम c पर चेक करके देखेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले x बराबर c पर फलन का मान हमेशा की तरह x बराबर c पर फलन का मान कैसे निकाला जाएगा? तो आंसर है फलन में x की जगह पर c लिख दो। तो फलन में x की जगह पर c लिख दो। वैल्यू बताइए क्या आएगी? k की जगह c लिख दिया जाए। भाई यहां x है तो यहां k है। अब यहां c आएगा तो यहां क्या हो जाएगा? k ही रहेगा। बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको किसकी जगह c लिखना है? x की जगह। तो इधर x होगा तो लिखोगे ना। अरे आप ही ने तो बताया कि आपको c किसकी जगह लिखना है, तो आपके राइट हैंड साइड में x होगा तो c लिखोगे। तो राइट हैंड साइड में तो कहीं x नहीं है, तो आप c नहीं लिखोगे। तो क्या लिखोगे? जो है वही लिखो, उसको थोड़ी छोड़ देंगे। जो है उसको थोड़ी छोड़ देंगे, हम उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आ गई? k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए क्या लिखा जाए? माना x इज इक्वल टू क्या लिखें? बोलो। k माइनस एच। आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? c पर। तो c माइनस एच। फिर क्या लिखा जाए बताओ? इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x c हो जाएगा तो c से c कट के h 0 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा जाए? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। x की जगह c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। देखो f ऑफ x की वैल्यू k है, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या आएगी? k। क्योंकि x की जगह क्या लेना है आपको? c माइनस h। लेकिन x होगा तो लिखोगे ना, उधर तो x है ही नहीं, तो आप यही लिख दो सीधे। क्या आ जाएगा? k। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करोगे मतलब h की जगह क्या लिखोगे? तो जब h की जगह 0 लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। किसकी जगह 0 लिखना है? h है इसमें, तो 0 क्यों हो जाएगा? h की जगह 0 लिखोगे ना, तो h होगा तो लिखोगे ना। h तो है नहीं तो मत लिखो। फिर क्या लिख दो? जो है उसी को नोट कर दीजिए। फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये क्या निकाल लिया बेटा हमने? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए माना x इज इक्वल टू c प्लस h। If x tends to c, then h tends to 0. For right hand limit, limit x tends to c positive, f of x is equal to limit h tends to 0 और f of x की जगह पर लिख देंगे f of c plus h, limit h tends to 0, f of c plus h का मान x की जगह c प्लस h लिख के निकलेगा, पर x है नहीं तो हमको k ही लिखना पड़ेगा। अब इससे आगे कुछ हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब सॉल्व नहीं कर पाएंगे
तो क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। और लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह 0 लिखोगे, और h तो है नहीं आपके फंक्शन पे, इसलिए जो है उसको तो मत छोड़ें, उसको तो लिखें। अब आप देखिए x बराबर c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं, बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f of c. All the three are equal to each other. Therefore, the given function is continuous at each and every real point. हर वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या पर दिया गया अचर फलन कॉन्टिन्यूअस है, या हम बोल सकते हैं कि संतत है। तो याद रखें, जो अचर फलन होता है वो भी कैसा फलन होता है, अचर फलन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। समझ आ गया ना आपको? चलिए नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखते हैं बेटा, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। आपको इस बार दिया गया है एक एग्जाम्पल नंबर 6 है। मैंने देखो बहुत चीजें साफ नहीं की हैं भाई, क्योंकि मेरा इसी से काम चल जाएगा तो मुझे उतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगला नोट करिएगा, आप नहीं कि उसी में सब मिटा मिटा के नोट कर रहे हैं आप ये नहीं करेंगे। ये फलन दिया गया, इस फलन का नाम बेटा क्या रखा गया है? इस फलन का नाम रखा गया है आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। और इससे पहले जो देखा था जिसमें उधर की तरफ कांस्टेंट था, उसको क्या बोला गया था? कांस्टेंट फंक्शन। वो अचर फलन था, ये तत्समक फलन है, जिसमें जो x है वही फलन का मान है। समझ रहे हैं? इसलिए इसको हम तत्समक फलन बोला है। और बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। प्रूव करिए। एक काम करते, सबसे पहले ग्राफ पे चलते, देख लेते हैं उसको, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू एक्स, f(x) इज इक्वल टू एक्स, या आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू एक्स। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लिखोगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसकी इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा है। y बराबर mx टाइप की लाइन है। देखो ना, y इज इक्वल टू 1x या y इज इक्वल टू mx टाइप की है ना, मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है, और ऐसे बनाया जाएगा इसको। अब आप खुद देखिए, f(x) इज इक्वल टू एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्या इसको बनाने के लिए कहीं पर भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये बात तो हमको पहले से ही पता चल गई कि जो दिया गया फलन है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा होगा, संतत है कि असंतत है? संतत है। ये बात और है कि मैथमेटिकली उसे करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज केवल हमको समझना होता तो हमें समझ में आ गया कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझ में आया तो कंपटीशन में इस तरीके से करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो कि एक फलन दे दिया, बोला ये फलन है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये वो 4-5 ऑप्शन दे देंगे और आपको चेक करना रहेगा। चलिए खैर, तो वो ग्राफिकल मेथड से हमने देख लिया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। माना x बराबर c, क्यों? इसमें क्यों c? क्योंकि इसमें भी तो वो पॉइंट नहीं दिया जिस पॉइंट पर हमें चेक करना हो, तो हमने इसके लिए फिर से क्या मान लिया? x इज इक्वल टू c। x बराबर c पर फलन का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? c। f(x) की जगह c लिख दिया, इधर भी x है, इसकी जगह भी क्या लिख दो? तो फलन का मान कितना आ गया? c। लेफ्ट हैंड लिमिट, माना x बराबर c माइनस h, c पर चेक करना है। इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल बनाया f ऑफ c माइनस h। अब आप ध्यान से देखिए,
एफ ऑफ सी माइनस एच का मान एफ ऑफ एक्स से निकालोगे। एफ ऑफ एक्स में हम एक चीज देख रहे हैं कि जो एफ के अंदर होती है चीज वही बाहर आ जाती है। एफ ऑफ सी माइनस एच है तो यहां क्या हो जाना चाहिए, सी माइनस एच। और अब इसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब h की जगह 0 लिख देंगे। h की जगह 0 लिख दोगे तो क्या मिलेगा, c आ जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सब जानते हो आप, इसको नहीं जानते आप, पहचानते हैं ना, इसलिए सीधे यहां पर आ जाओ। f ऑफ c प्लस एच की वैल्यू बताओ मुझे। f ऑफ x की वैल्यू x, f ऑफ t की वैल्यू t, f ऑफ u की वैल्यू u, f ऑफ c की वैल्यू c, f ऑफ c प्लस h की वैल्यू c प्लस h, तो f ऑफ c प्लस h की वैल्यू c प्लस h। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h 0 हो जाएगा, क्या बचेगा। और आपने देखा फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर। अगर सब बराबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर दिया गया फलन संतत है। नहीं समझ आया? इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम 7 नंबर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। वैसे ये हमने कल भी लास्ट क्लास में भी किया था, मॉड्यूलस फंक्शन किसी क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसमें पॉइंट दिया गया था कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के सामतत्य पर विचार कीजिए, तो हमने किया था। और आज क्वेश्चन वही है, फंक्शन पूरा वही है। इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। और लास्ट क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई गई। मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में कैसे बदलेंगे, सिग्नम फंक्शन में बदलने पर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस क्यों आ जाता है, ये सिखाया हमने आपको। याद है आपको क्यों हो जाता है? तो कोई पूछेगा फिर आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, बता लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो था सेम फलन का, उसमें हमें एक पॉइंट दिया गया था जिसमें बोला गया था कि इस पर केवल चेक करिए, तो हमने इस पर चेक करके बता दिया था। आज पॉइंट नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि क्या ये जो फलन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पॉइंट नहीं दिया, बस बोला कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसका मतलब, उनका मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या पर बताइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कल भी ग्राफ मॉड्यूलस फंक्शन का बना के हमने दिखाया आपको, पर क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं तो आप भूल गए हैं। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, याद आया आपको? हाँ, तो ये हमने ग्राफ बनाया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब बताइए क्या फलन संतत है या नहीं है, देख के बताओ जल्दी से। है, कहे भाई हम कोना निकला है, देखे रहे हो, फिर भी संतत है। हाँ, संतत होने से हमारा मतलब कोना निकले ना निकले इससे मतलब नहीं है। पेन उठाना मत पड़े अगर एक तरफ से दूसरी तरफ बना रहे हैं। आप याद रखिएगा, इस कोने के बारे में भी बात करेंगे हम जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, अवकलनीयता पढ़ेंगे ना, इस शार्प कॉर्नर की हम बात करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होगा। चलिए खैर, ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बट मैथमेटिकली हमें करके दिखाना है। उसके लिए सबसे पहले इस फलन को क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? हाँ, चिन्ह फलन में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगा, मैं लिखते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको कल हम बता चुके हैं। तो अगर x की वैल्यू देखो, मैं यहां पर एक नंबर लाइन बनाता हूं, यहां पर क्या पड़ेगा 0, इधर ये नंबर लाइन चली जाएगी बहुत दूर तक, इधर भी ये नंबर लाइन बड़ी दूर तक चली जाएगी। दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 ऐसे बहुत दूर तक जाएंगे नंबर। यहां पर भी -1 -2 -3 -4 ऐसा बहुत दूर तक चले जाएंगे। एफ एक्स की ये वैल्यू है। इसमें जो फलन मुझे मिला वो x और x बराबर 0 पर ब्रेक होके मिल रहा है। x बराबर 0 से कंडीशन हमें मिल रही हैं,
कि अगर आपका x 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो फलन के लिए ये वैल्यू यूज करना, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो फलन के लिए क्या यूज करना, fx इज इक्वल टू प्लस एक्स। लेकिन अगर आपका x 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब हम 0 से नहीं चलेंगे, 0 से छोटा लेना है मुझे, थोड़ा इधर से आएंगे। अगर 0 से छोटा है तो वहां के लिए आप फलन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। अगर 0 है, x बराबर 0 है तो क्या लिखोगे फलन के लिए, प्लस एक्स। तो 0 के लिए एग्जैक्टली आप जो फलन यूज करोगे वो यूज होगा प्लस एक्स। तो 0 या 0 से बड़ों के लिए प्लस एक्स और 0 से छोटे के लिए माइनस एक्स आपको यूज करना है। अब क्योंकि इन्होंने नंबर नहीं दिया कि किस नंबर पर चेक करें, इसलिए फिर से हम क्या मानेंगे, माना c एक वास्तविक संख्या है, माना x इज इक्वल टू c एक वास्तविक संख्या है। अब बताइए अगर ये c एक वास्तविक संख्या है तो प्लीज मुझे ये बताएं कि ये c यहां कहीं पर पड़ेगा या ये c यहां कहीं पर पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा c, हाँ जी, पूरी लाइन पर कहीं पर भी पड़ सकता है, बिल्कुल सही। वो c यहां 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 कहीं पर भी हो सकता है। अब अगर ऐसा है 0 पर तो फलन हमने ब्रेक किया है और हमने जो एक c माना है वास्तविक संख्या वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर के लिए अलग फलन है, इधर के लिए अलग फलन है। ऐसी हालत में ये तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि हम करें कैसे। तो उसके लिए फिर एक काम करेंगे, यहां पर 3 शर्तें हम निकाल देंगे, 3 कंडीशन ये लगाएंगे कि एक बार मान लिया कि जो हमारा c है वो 0 से छोटा है, इधर की तरफ पड़ता है, एक बार मान लेंगे कि c 0 से बड़ा है, इधर की तरफ पड़ता है। बात समझ में आई? और एक बार मान लेंगे कि c कितना है, 0 के बराबर। तो 0 से छोटों के लिए भी प्रूव हो जाएगा, 0 से बड़ों के लिए भी प्रूव हो जाएगा और 0 पर भी प्रूव हो जाएगा। अगर सब जगह प्रूव हो गया और हर जगह के लिए कॉन्टिन्यूअस आ गया तो हम बोल देंगे कि दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। क्योंकि अब तो बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे सामने कि फंक्शन की ब्रेकिंग तो 0 पर कर रहे हैं हम लोग और c कोई भी वास्तविक संख्या है। अगर कोई भी वास्तविक संख्या को इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। अब इधर के लिए अलग सूत्र है, इधर के लिए अलग सूत्र है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे ये सब कुछ? तो हम 3 कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे और हर कंडीशन के लिए LHL RHL फलन का मान, फिर इसके लिए LHL RHL फलन का मान, फिर इसके लिए LHL RHL फलन का मान, सबके लिए निकालेंगे और तीनों से अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया फलन तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है वास्तविक संख्याओं पर। तो चलिए शुरू करो, 3 टुकड़े करने हैं। केस 1, सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे आप? आपका c इधर लेना चाहेंगे, इधर लेना चाहेंगे कि 0 लेना चाहेंगे? पहले 0 लेना चाहेंगे। केस 1 माना 0 पर चेक करेंगे ना आप, तो 0 पर फलन का मान भी निकाला जाएगा, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली जाएगी, 0 पर राइट हैंड लिमिट भी निकाली जाएगी। माना c इज इक्वल टू 0, c किसके बराबर कर लिया हमने? ये केस 1 है कि c को हमने 0 मान लिया। अब सबसे पहले c बराबर 0 पर फलन का मान निकाला जाएगा, या x को ही तो c माना है हमने। देखो x बराबर c और c बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान बताइए। x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो फलन के लिए ये सूत्र लगाओगे कि ये लगाओगे? जब x की जगह 0 होगा तो फलन के लिए प्लस x लगाओगे।
तो प्लस और x की जगह क्या लिखोगे c, और c की जगह क्या लिखोगे 0। तो फलन की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। माना x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। फिर लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखो ये हम 0 पर एक तो चेक कर रहे हैं और ये 0 का क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कहीं ये वाला पॉइंट लेंगे, हम लेंगे कि नहीं लेंगे। और जब 0 का राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये वाला पॉइंट लेंगे। आपको याद करो कल लास्ट क्लास में बताया कि अगर 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट निकाल रहे हो तो कितना लेफ्ट तक जाना और कितना राइट में जाना, जरा जरा सा, बिल्कुल बहुत दूर निकल मत जाना, फिर लौटने मुश्किल होगा आपको। इसलिए बहुत दूर दूर मत जाइए, पास पास रहिए, 0 के थोड़ा इधर थोड़ा उधर ही, बहुत दूर तक नहीं जाना आपको। अब आप मुझे बताइए 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम कहां पर हैं इस जगह पर। और अगर इस जगह पर है तो कौन सा सूत्र लगाइए, ये वाला कि ये वाला, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स। समझ आ गया सबको। तो लगाना तो है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स, पर उसमें x की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस h। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h लगाने के लिए लगाओगे और इसमें x की जगह 0 माइनस h लिखोगे तो माइनस, और x की जगह 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर माइनस से अंदर का निशान कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बदल जाएगा। और अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। फलन का मान भी कितना था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0। तो क्या कॉन्टिन्यूअस बोल दें, अभी राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा आपको। और ये लेफ्ट और राइट सब किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर। यहां पर माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 0 then h tends to 0। limit x tends to 0 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of x की जगह पर 0 प्लस h। अब आप देखें क्योंकि हम 0 का राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो इस समय हम कहां पर होंगे 0 के राइट में होंगे, यहां पर जरा सा बिल्कुल बगल में। अगर यहां पर हैं तो इन तीनों में कौन सा सूत्र लगाइए fx इज इक्वल टू प्लस एक्स, क्योंकि यहां के लिए ये सूत्र बने हैं। अब प्लस एक्स हम लगाएंगे तो प्लस की जगह प्लस और x की जगह पर 0 प्लस h। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है, h आएगा और h की जगह 0 लिख दोगे, कितना आ जाएगा 0। अब आप देखें बेटा क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर तो जो हमारा फलन है वो कैसा है कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक, अब देखो अभी केवल एक केस पार कर पाए हम, केवल 0 पर ही तो बता पाए हैं। अभी 0 से छोटे नंबरों के लिए बताना है और 0 से बड़े नंबरों के लिए बताना है। तो केस 2 ले लीजिए। केस 2 में आप क्या लेंगे 0 से छोटे नंबर की 0 से बड़े नंबर, छोटे ले लीजिए। तो माना c इज लेस देन 0। हमने मान लिया कि जो c है वो कैसा है 0 से छोटा। अब आप देखो अगर c, देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं, अगर c 0 से छोटा है तो यहां आ जाएं कि इतनी दूर आ जाएं,
हमने माना सी 0 से छोटा वास्तविक संख्या है कोई, 0 से छोटी कोई वास्तविक संख्या है, तो 0 से छोटे के लिए केवल हम इतना जरा सा है या कितनी भी दूर इधर जा सकते हैं? हाँ जी, जरा सा जाना चाहिए, बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ी ना निकाल रहे हो, आप ये मान रहे हो कि सी 0 से छोटा है। एक ऐसी वास्तविक संख्या जो 0 से छोटी हो, और ये भी 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है, ये सब 0 से छोटे हैं। आप जरा सा इधर या जरा सा उधर तब जाते हैं जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होते हैं। अभी ये थोड़ी कर रहे हैं आप, अभी तो हम ये मान रहे हैं कि मान लिया कि C एक ऐसी वास्तविक संख्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा नंबर है तो इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगेंगे फिर हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। अभी नहीं समझ में आई बातें आपको? आया? तो बहुत ज्यादा लेफ्ट में कब नहीं जाना है? जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, और बहुत ज्यादा राइट में नहीं जाना है जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तो अभी चले जा सकते हो। फिर समझ आया? तो आप चले जाइए, 0 से छोटा कोई वास्तविक नंबर ले लीजिए। 0 से छोटा कोई वास्तविक नंबर, मान लिया कि ये ले लिया हमने, मान लो, कुछ भी कर लो, सोच लो थोड़े के लिए यही है 0 से छोटा वास्तविक नंबर है, तो बहुत सारे, पर ये हमने सोच लिया अपने मन में। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले हम इस पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर c पर फलन का मान, तो f ऑफ c का मान बताइए। हमें x बराबर c पर फलन का मान चाहिए। अब बताएं फलन के मान के लिए ये सूत्र लगाएं, -x वाला कि +x वाला? -x वाला। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर नंबरों के लिए कौन सा लगेगा? तो हम माइनस लिखें और x की जगह पर क्या लिख दें? c। f ऑफ c इज इक्वल टू -c। देखो c 0 से छोटा है, 0 से छोटे बहुत नंबर हो सकते हैं, कोई सा भी नंबर हमने ले लिया, या मन में सोच लिया कि हमने ये ले लिया, बाकी कैलकुलेशन c के साथ ही करेंगे, -3 नहीं लेंगे हम। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। माना x इज इक्वल टू c माइनस h। इफ x टेंड्स टू c then h tends to 0. Limit x tends to c negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of c minus h। अब आप मुझे बताएं c माइनस h के लिए हमको ये सूत्र लेना चाहिए कि इधर वाले लेने चाहिए? C आपने मन ही मन किसको मान के रखा है, और इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो मतलब बस इतना सा ही इधर आ पाए हो। क्यों? क्योंकि अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, अब बहुत दूर नहीं जाओगे आप, ध्यान रहेगा आपको। तो यहां के लिए कौन सा सूत्र लगाएं? f(x) इज इक्वल टू -x या f(x) इज इक्वल टू +x? f(x) इज इक्वल टू -x। देखिए आपको जहां भी ना समझ में आए आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपने ये वाला कर लिया इस तरीके का, तो आगे इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आते हो तो आप खुद कर लोगे अपने आप से। और अब बताइए कौन सा सूत्र लगाना है? ये वाला, इसमें माइनस की जगह माइनस पर x की जगह पर क्या लिखना है? तो माइनस लिख दिया और x की जगह पर लिख देंगे c माइनस h। लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जहां h है वहां क्या लिख देंगे? 0। तो जैसे इसको 0 लिखेंगे क्या मिलेगा हमको? -c मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? -c। ग्राफ की अब आपको जरूरत नहीं है, आप बना लीजिएगा अपना, हम इसको हटा देते हैं। देखो बेटा, इसके बाद राइट हैंड लिमिट की बारी आती है। इसको भी कैसे लिखेंगे? माना x इज इक्वल टू c प्लस h। समझ में नहीं आया आपको?
x is equal to c plus h. If x tends to c, then h tends to 0. अगर x c को टेंड करेगा तो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा. फिर लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h. अब देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे. c प्लस h के लिए, f ऑफ c प्लस h के लिए देखो, f ऑफ c माइनस h के लिए तो माइनस x हमने लगाया. f ऑफ c प्लस h के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, या अब लगाना शुरू कर देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि c 0 से छोटा है. देखिए बिल्कुल सही है. एफ एक्स की जगह एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ही लगाओगे. क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपने c मान किसको रखा है अभी मन में? इसको. और इसका कौन सा लिमिट निकाल रहे हो? राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट के लिए कहां पर चले गए होगे? यहां पर. अब अगर आप यहां पर आ भी गए हैं तो यही सूत्र लगेगा, उधर वाला थोड़ी लगना शुरू हो जाएगा. अब देखो ना, यहां से यहां तक सब में यही लगेगा. नहीं समझ आया? इसलिए राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लगेगा. आप कंफ्यूज मत होइए उसमें. तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0, तो सूत्र ये लगाएंगे, माइनस लिखेंगे और x की जगह c प्लस h लिख देंगे. फिर से h की जगह 0 अप्लाई कर देंगे. अगर h 0 कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस c. अब आप देखो केस 2, जब हमने c को 0 से छोटा माना था उस समय फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गए. लिख सकते हैं. इसलिए x इज इक्वल टू c इज लेस देन 0 के लिए दिया गया फलन संतत है. अब एक कंडीशन और बची. कौन सी कंडीशन? केस 3, जब c इज ग्रेटर देन 0 होगा, वो वाली कंडीशन बची. आप इन्हें नोट करें, फिर उस तीसरी कंडीशन को कर लेते हैं. थर्ड केस हम लेंगे कि माना कि एक c जो है हमारा वो 0 से बड़ा है. अगर c 0 से बड़ा है तो बताइए इतनी दूर जाना चाहिए या कितनी भी दूर जा सकते हैं? कितनी भी दूर जा सकते हैं. अब आपको समझ आ गया. मान लिया कि हम यहां पर आ गए, ये नंबर हमने ले लिया और इसको हमने अपने मन में बना लिया कि c जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो है 4. हालांकि कैलकुलेशन c पर करेंगे, 4 पर नहीं, पर मन में रखना है कि वो नंबर 4 है. कुछ भी ले लो आप. तो x बराबर c पर फलन का मान क्या होगा बताइए? x बराबर c पर यानी कि 4 पर फलन का मान. तो बताइए उसके लिए माइनस एक्स लगाओगे कि प्लस एक्स लगाओगे? प्लस एक्स लगाओगे. तो प्लस और x की जगह पर क्या लिखोगे? c. तो इस तरीके से फलन का मान कितना आ गया? प्लस c. इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे. इधर कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट माना x इज इक्वल टू c माइनस एच. लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे ना, तो x इज इक्वल टू c माइनस एच. इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0. फिर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h. c माइनस h यानी कि c के लेफ्ट हैंड साइड में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं. c हमने किसको वैसे माना है? 4 को. और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो बताइए 4 से कितना इधर आए? थोड़ा सा ही कि चाहे जितना दूर आ सकते हैं? थोड़ा सा ही, क्योंकि अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं. तो इतना इधर. अगर हम इससे इतना इधर आ भी गए तो कौन सा सूत्र लगने लगेगा? अभी भी तो यही लग रहा है. ये तो पूरा इसी का एरिया है, तो यही लगेगा फॉर्मूला. ये लगेगा तो प्लस लिखना पड़ेगा
और x की जगह पर ही तो c माइनस एच लेना है, ऐसा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 अगर लिख देंगे, देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप h की जगह 0 लिख दोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस c ही मिल जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, माना x इज इक्वल टू c प्लस एच, इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। अब c के राइट हैंड लिमिट पर हम राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो c हमारे लिए 4 है और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो थोड़ा सा केवल दाईं ओर आ जाओगे। अगर आप इतना दाईं ओर आ भी गए तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, अभी भी इसी का एरिया चल रहा है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो हमने यहां लगाना रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर यही लगेगा तो प्लस लिखो और x की जगह पर c प्लस एच लिख दो। अब h की जगह 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस c। इसमें भी हमने देखा फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं, बराबर, इसलिए दिया गया फलन इस पर भी कैसा होगा, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी कैसा होगा, संतत। इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 0 के लिए संतत है। अब एक चीज समझिए, इसमें हमने 3 केसेस लिए। फर्स्ट केस में हमने आपको करके दिखाया कि दिया गया फलन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सेकंड केस में हमने आपको करके दिखाया कि दिया गया फलन 0 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड केस में हमने आपको करके दिखाया कि दिया गया फलन 0 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अब बचा का सब तो हो गया, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटी वास्तविक संख्याओं पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 से बड़ी वास्तविक संख्याओं पर कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। अब आ गया समझ में, ये करना है तो यहां लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है। लिख सकते, आपको समझ आ गया कि नहीं आया भाई, आया। तो इस तरीके से हमने ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8 पे है, फलन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। इस पर भी कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, ये दिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, c मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू c एंड दिस इज अ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, तो जहां जहां x है वहां c लिखोगे, लिख दो जहां जहां x है वहां c, तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, x बराबर c पर ये फलन का मान आ गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू c माइनस एच। नाउ इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। देखो इसमें 3 केसेस नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि उस पिछले क्वेश्चन में ब्रेक 0 पर हुआ था, उस सब पे करके हमको देखना था।
इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं, कोई भी रियल नंबर मान लो, क्योंकि फंक्शन की ब्रेकिंग कोई एक प्रॉपर पॉइंट पर नहीं है। इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिया तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। x की जगह पर c माइनस h लिख दीजिए, जहां जहां x है c माइनस h लिख दो। c माइनस h होल क्यूब प्लस c माइनस h होल स्क्वेयर माइनस 1। अब आपको करना क्या है, h की जगह 0 लिखोगे तो h 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, c क्यूब, ये 0 हो जाएगा, इसमें मिलेगा c स्क्वेयर और ये माइनस 1। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेना है। राइट हैंड लिमिट लोगे, माना x इज इक्वल टू c प्लस h। फिर यहां पर लिखेंगे कि यदि x टेंड्स टू c तो h टेंड्स टू 0। अब ये पोर्शन अब आप समझने लगे हैं, इसलिए हम जल्दी से यहां करते चले जाते हैं। fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। अब आपको f ऑफ c प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ c प्लस h की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की जगह पर c प्लस h लिख दो सब जगह। तो यहां लिखो x की जगह पर c प्लस h होल क्यूब प्लस c प्लस h होल स्क्वेयर माइनस 1। जहां जहां h है 0 कर दो, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा, c क्यूब, यहाँ c स्क्वायर बच जाएगा माइनस 1। अब आप खुद देखो, c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर ही तो है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन संतत है। और इस तरीके से ये हमने 8th नंबर कर लिया। देखो आपका एक काम है, आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे fx की वैल्यू है 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इन्होंने बस ये बताया है कि जो x है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो फलन अपरिभाषित ना हो जाता। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, आपका ये फंक्शन है, इसमें भी पॉइंट दिया नहीं है कि किस पॉइंट पर चेक करो, तो आप क्या लेकर चेक करोगे, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।